जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम बांग्लादेश में जिस तरह से स्थिति गिराती जा रही है। उस्मान हादी की हत्या के बाद नमाज़े जनाज़ा हुआ और उसके बाद लोगों ने पार्लियामेंट की ओर घेराव किया और भारी क्राउड मोबिलाइज़ेशन वहाँ देखा गया। इस सब के चलते हालात बांग्लादेश में खराब हुए और बांग्लादेश और भारतीय आर्मी चीफ के बीच बातचीत भी हुई और जिसमें अश्योर किया गया कि भारतीय संपत्तियों को कुछ नहीं किया जाएगा। और अब इंटरनल रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है और जो आवाज़ें हैं मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बढ़ती जा रही है। इसी पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। Namaskar, Namaskar, Amber. Thank you so much for inviting me for your show again. So we'll tackle it in 15 to 20 minutes time, है ना? यस सर, यस सर। Okay. So क्या any specific question? What do you have in the mind? सर, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस को के खिलाफ बांग्लादेश में आवाज़ें शुरू हो गई हैं और खबर ये भी है कि एकदम से वहाँ पर जो हालात हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि भारत विरोधी नारेबाज़ी और सब कुछ हो रहा था। तो जब से आर्मी चीफ्स की आपस में बात हुई है, तो कहीं न कहीं अब स्थिति पर कंट्रोल भी किया जा रहा है। आपसे मैं इस पूरी स्थिति पर जानकारी चाहती हूँ कि क्या बिल्कुल और कैसे हो रहा है? मैं दोबारा आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपने फिर से आपके चैनल में मेरे को इनवाइट किया। और ये बिल्कुल जो मसला आप उठा रहे हैं ये आज के दिन में सबसे वोलेटाइल, सबसे नाजुक और सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन है, ना केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए। और ये ऐसा जगह पे चीज़ें हो रहे हैं, इसका एक पोटेंशियल है, ये फैल सकता है। जो बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ इंडिया प्लस उसका जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अब म्यांमार के अंदर तो दंगा चल ही रहा है, तो वहाँ पे ये भयानक अगर स्थिति अगर फैल जाता है, तो थाईलैंड और कंबोडिया का परिस्थिति सबको मालूम है क्या हो रहा है। तो ये काफ़ी एक डेंजरस ट्रेंड है। मैं तो बीइंग अ मिलिट्री मैन एंड अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आई ऑलवेज फैक्टर इन द वर्स्ट पॉसिबल इवेंचुअलिटी। वर्स्ट पॉसिबल इवेंचुअलिटी अभी तक जेनजी जो है साउथ ईस्ट एशिया में कोई चर्चा नहीं किया है। मेरे को डर यह है कहीं जो साउथ ईस्ट एशिया इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडो पैसिफिक, कहीं ऐसा ना हो ये धीरे धीरे फैलते 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 साउथ ईस्ट एशिया में चला ना जाए। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में पिछले आप 20-30 साल से देखेंगे इकोनॉमी काफी रैपिड ग्रोथ हुआ है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये काफी परसेंटेज हाई हो गया है यूटिलिटी। और लोगों का ये जो 1990 और 2010 के बीच में जो जन्म हुए हैं, जिनका उम्र आप ले सकते हैं कि 15 से 15 साल से आप 35 साल के बीच में जो उम्र वाले हैं, ये ज्यादातर यूथ बल्ज यहाँ पे भी है। और इसीलिए क्योंकि वो केंद्र बिंदु बनते हैं इसलिए बड़ा खतरनाक मसला हो सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिस्थिति चाहे फैले या ना फैले, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दो कारण की वजह से, मेरे सोच के मुताबिक दो कारण की वजह से हो रहा है। नंबर एक, पुलिस कंट्रोल करना नहीं चाहता है। आप अगर बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस, देखेंगे सामने जो लेयर दिख रहा है वो असलियत नहीं है, उसके नीचे कहीं ना कहीं वो हाथ मिलाने वाले पार्टी है। ये पुलिस, यूनुस और ये जो बाकी जो इनिमिकल फोर्सेस हैं ये जुड़े हुए हैं सब। और दूसरी बात है जमायती की जो एक्सपेंशन है, जो असर्शन ये फैलते जा रही है। जमायती के पीछे कौन है जो आज के दिन में मीडिया में कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है, कोई किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं बोलते जा रहा हूं मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था 1928 को और पूरा कंप्लीट अरेबिक कंप्लीट में फैल गया। अरेबिक कंप्लीट उसको बैन करने लगे हैं। यूरोप में फैला हुआ है। यूरोप में जो नेताएं हैं वो डर रहे हैं कि ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ जाएगा। और ये अरेबिक नेशंस, चंद एक अरेबिक नेशन है जो इसको बैन कर चुके हैं। इसी के माध्यम से रेडिकलाइजेशन फैला जा रहा है। जमायती इसको फायदा उठा रहा है। और कौन है उसके पीछे जो डायरेक्टर है, कौन बैठा है? वो है कतर। कतर डायरेक्टर तो ही है, मेन फाइनेंशियर भी कतर है। और इसको कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है? टर्की। लेकिन टर्की के ऊपर बैठा है पाकिस्तान का आईएसआई। सारे मल्टीपल जो मल्टी प्रोंग अप्रोच चल रहा है ये आईएसआई का
लेन देन है। तो ऐसा हालत में यूनेस्को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग से, अभी तक आ रहा था, बीएनपी भी चाह रहा था कि ये इलेक्शन जल्दी किया जाए, लेकिन यूनुस उसको करना नहीं चाह रहे थे। उनका अहम डिमांड है जुलाई चार्टर के मुताबिक एक रेफरेंडम होना चाहिए, और रेफरेंडम का जो केंद्र बिंदु है वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस को उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ उनका जो बुनियादी प्रैक्टिसेस है इसके बरखिलाफ होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक आपके पार्टी इलेक्ट नहीं होंगे, जब तक वो पावर में नहीं आएंगे, तब तक कोई भी इस किस्म की रिफॉर्मेशन करना ये बरखिलाफ होगा, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बरखिलाफ होगा। तो उसका मान्यता और वजन कहां तक पहुंच जाएगा कह नहीं सकते अगर होता है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में ना ये इलेक्शन हो पाएगा, ना इनकी ये जो रेफरेंडम ठीक ठाक हो पाएगा, जो कि ये यूनुस की चाहत और यूनुस की चाल की फेवर में आ रहा है। यूनुस नहीं चाह रहे कि ये अभी हो जाए, वो अगले 2 साल के अंदर 2027 के एंड तक करने के चाह रहे थे। इनके ऊपर दबाव डाल के ये जो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, वो अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसका क्या है नतीजा, क्या है नतीजा? ये है ऑप्शन 1, इलेक्शन हो सकता है। अगर होगा तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैनवेसिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेफ एंड सिक्योर नहीं है, कैंपेनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो कैंपेनिंग नहीं होगा, तो मेरे विचार के मुताबिक इलेक्शन जोर जबरदस्ती अगर करते हैं तो ना फेयर, ना फ्री, ना इंक्लूसिव इलेक्शन होगा। नंबर 2, जो मेन कंटेस्टेंट्स है, पर्टिकुलरली आवामी लीग को बैन कर रखे हैं, उन्होंने धमकी दे रखा है, उनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। सुनने में जो बांग्लादेश के फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं 56-57% हो गया, पहले 52% हुआ करता था। तो इतना परसेंटेज, ये काफी एक हाई परसेंटेज होता है। पूरा बांग्लादेश में ये दंगा फैलाना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं कि यूनुस जल्दी से जल्दी डाउन हो जाए, और साथ ही अगर इलेक्शन करना है तो इलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो दिमाग में, आप देखिए आज क्या बांग्लादेश फ्री, फेयर, इंक्लूसिव है, वातावरण कंड्यूसिव है इलेक्शन के लिए? उसका आंसर है नो। और पर्टिकुलरली मैं कहना नहीं चाहता हूं, रिलीजन की बात आ जाता है, लेकिन रिलीजन भी कभी कभी सिक्योरिटी का एक ट्रिगर देता है, नेशनल सिक्योरिटी के बरखिलाफ जाता है। एक हिंदू, उनका नाम क्या है, दास, दीपू दास, एक गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर हैं। गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर को आप उसको लिंच करके, आप उसकी पिटाई करके मार देते हैं, रोड नेशनल हाईवे में उसको पेड़ के नीचे से टांग के उसको जला देते हैं, और इन द पब्लिक स्पेक्टिकल। ये कौन सा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कौन सा इस्लामिक रिपब्लिक में इस तरफ होता है? अगर इस्लामिक कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया इंडिया विल टेक अ डिफरेंट कोर्स ऑफ मेथड। मेरा कहना यह है कि समय आ गया है, हिंदुस्तान को डट के कहना चाहिए। अब इस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हर स्ट्रेटेजी का वो एक रेड लाइन खींचना चाहिए, लाल लाइन, और जो देश एक्सेप्ट कर सकता है। क्या हिंदुस्तान ये एक्सेप्ट कर सकता है? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जो फेज 1 हुआ है, जैसे नया डॉक्ट्रिन को चेंज दिलाया गया, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से लेके स्ट्रेटेजिक रेसिप्रोकल रिस्क, यानी कि एस्केलेटरी मैट्रिक्स को डोमिनेट करते हुए हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। दुश्मन हमेशा यही चाह रहा है कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह लॉन्ग ड्रॉन लड़ाई की तरफ खींच जाए, ताकि उसका जो इकोनॉमी है, ताकि उसका जो रहन सहन, देश की जो प्रगति हो रही है, ये सारे इसके ऊपर रोकथाम जल्दी से जल्दी आना चाहिए। क्योंकि यूएस आज के दिन में जो ऑल्दो डिक्लाइनिंग पावर है, वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान एक सेकंड चाइना बन जाए। सेकंड चाइना, एक चाइना तो संभाला नहीं जा रहा है, दूसरी चाइना जो है 8.2 रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी पिछले क्वार्टर का, मतलब पूरा विश्व में अगर देखेंगे इस किस्म के रेट ऑफ ग्रोथ कहीं पे नहीं हो रहा है, सारे पाबंदी के बावजूद। सैंक्शन दे रखे हैं, 50% टैरिफ है आपके ऊपर, और जगह जगह पे अलग अलग जगह के आप बता रखे हैं। यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शन डाल रहा है। हर एक देश जो है हिंदुस्तान के पीछे पड़ गया है। हिंदुस्तान जो सिंगल आउट है, उसका एक्सपोर्ट इज इफेक्टेड, इंपैक्टेड। डिस्पाइट दैट, देश की देखिए किस किस्म की एक मोमेंटम आ गया है अभी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा हालत में
इनका जो लंबी दौर का जो मिड टर्म नहीं लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, किस तरफ रोकेंगे हिंदुस्तान को? क्या लड़ाई करा के रोक सकते हैं? हमारा आर्म फोर्सेस को जो जो सोच विचार करने वाले जो थिंक टैंक्स हैं, जो जो डिबेट्स करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं, हमारा आर्म फोर्सेस जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 को सूझबूझ से किए, इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर पुश कम्स टू शव अगर ये करना पड़ता है तो ये भी सूझबूझ से किया जाएगा। मैं सिर्फ संकेत देना चाहता हूं जो ओपन सोर्स में आ चुके हैं। चित्तगांव ट्रैट के आसपास त्रिपुरा और मिजोरम और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ साथ जो बीएसएफ के पोस्ट हैं, जो डिप्लॉयमेंट एरियाज है, जो डिप्लॉयमेंट स्टेशन है, इन सब की रेनोवेशन हो रही है, उन सब की रीऑर्गेनाइज रीबैलेंसिंग किया जा रहा है और फोर्स लेवल भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे हाथ हथियार देखेंगे तो बड़े रकम का। ये चित्तगांव ट्रैक वो चिकन नेक है जो 1947 से ये कभी जाना नहीं चाह रहे थे बांग्लादेश के साथ, ये चाह रहे थे हिंदुस्तान के साथ। एक हुआ था सिलेट रेफरेंडम, और सिलेट रेफरेंडम को आप अगर पढ़ेंगे उसमें क्लैरिटी के साथ है कि हिंदू मेजोरिटी ये रिलीजन है ये यहाँ पे, और हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए। इसको कोई कारण के वजह से ये विचार लिया गया कि इसको बाद में देखेंगे। अब बात तो कभी आया नहीं, अभी 78 साल हो गया है। एक ये है। दूसरा आपका आता है साउथ दिनाजपुर। साउथ दिनाजपुर से जब आप कट क्रॉस करते हैं धुबरी तक, ये एक बहुत अहम एक नेक है, चिकन स्नेक। अगर इसको काट डालते हैं तो ये आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 से 80 किलोमीटर डेप्थ बढ़ा देता है, नॉर्थ साउथ डेप्थ बढ़ा देगा। लंबाई जो है खींच के ये करीब करीब 200 किलोमीटर तक वो खींच जाएगा, काफी बढ़ेगा। इसी तरफ कौन सी है दैट कॉरिडोर में भूल रहा हूं उसका, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, ये कॉरिडोर दे रखे हैं। बांग्लादेश के 15 से 25 हजार लोग वो हिंदुस्तान की तरह उनका एनक्लेव में रहते हैं। डेली उनका जाना आना होता है। वो 150 करीब 180 से 200 मीटर का लंबाई का एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर वो हिंदुस्तान का है। अगर आप वो कॉरिडोर दे सकते हो तो बांग्लादेश क्यों नहीं दे सकता कॉरिडोर हमारा? जब त्रिपुरा से जब मेघालय से सामान मूव होते हैं 630 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आते हैं हिली या कोलकाता या हुगली पोर्ट के पास, और वो रुक जाते हैं कहाँ पे, हमारा ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे 3-4 दिन उनको रोकना पड़ता है क्लियरेंस के लिए। तो अगर आप तुरा से लेके हिली तक एक एक्सिस बनाएंगे सीधा 120 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 110 किलोमीटर के डिस्टेंस में, आप उसको सुबह स्टार्ट करके 12 बजे तक पहुंच सकते हो लाइट व्हीकल में। हेवी व्हीकल है 6 से 8 घंटे में पहुंच जाओगे। तो ये बांग्लादेश क्यों नहीं दे सकता? आपने 10,000 एकड़ जमीन आपने दे रखा है, मतलब बाय मेथड ऑफ गिव एंड टेक जस्ट टू रिजॉल्व द बाउंड्री इशू। 151 के करीब करीब हम एनक्लेव्स दे रखे हैं, उनसे हमने 51 एनक्लेव ले रखे हैं। क्यों हम उनको दें अगर वो बिहेव ना करें? अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ कि ये जो खबरें आ रही हैं और जो बांग्लादेशी यूट्यूबर्स हैं, वहाँ की मीडिया, उसके हिसाब से खबरें ये हैं कि अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में आवाजें उठ रही हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस को हटाया जा सकता है? जिस तरह का माहौल बन रहा है, किस तरह के हालात हो सकते हैं? ये मैं आपसे देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। इसका सिर्फ सोल्यूशन जो है एक ही है, ये यूनुस को हटाओ। अगर डीप स्टेट को आप काबू में नहीं ले सकते हैं, जो कि मुश्किल है, वो यूएसए में रहता है जॉर्ज सोरोसन पार्टी, तो नजदीक जो टारगेट है वो है यूनुस। उसको हटाइए। हिंदुस्तान को हटाना चाहिए, अभी टाइम आ गया। इनफ इज इनफ, वी हैव शोन इनफ ऑफ पेशेंस। अब ये यूनुस को हटाने का तरीका अलग अलग है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ, मेरे को आप इजाजत अगर है, मैं 3 ऑप्शन बताना चाहता हूँ। नंबर 1, आप कुछ मत करिए, मतलब डूइंग नथिंग ऑल्सो इज एन ऑप्शन। जैसे चलना चलने दो, इट विल कीप ऑन ड्रिफ्टिंग, कीप ऑन ड्रिफ्टिंग। वो प्रोवोक करते रहेंगे हिंदुस्तान को और लड़ाई का माहौल पैदा करेंगे, वो पहलगाम 2 करेंगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान को एक्शन इस तरफ लेना चाहिए ताकि ये जो कुछ ना करें, ये बिल्कुल ये नामंजूर हो। तो हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए आप छोटे छोटे काम, जो इनएक्टिव काम करिए, यानी कि जो नॉन काइनेटिक, जो लड़ाई की
थ्रेशोल्ड से कम होता है स्पेक्ट्रम से। जैसे आपका हाइब्रिड मेथड, साइबर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, है ना, और सर्विलेंस करिए आप, अपना रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस रिसोर्सेस को डिप्लॉय करिए, एक्यूरेट इंटेलिजेंस लीजिए। और ये जो दो चीजें मैंने बताया, एक आपको बताया पुलिस, दूसरा चीज शायद मैंने बोला नहीं, भूल गया वो है जमायती। जमायती काबू में नहीं आ रहे हैं। जो बता रहा था ना, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड सपोर्ट कर रहा है, ये काबू में नहीं आ रहे हैं, ये दंगा फैला रहे हैं, जगह जगह घुस चुके हैं, गवर्नमेंट मशीनरी में जा चुके हैं, पुलिस को ऑलरेडी कब्जे में ले लिए हैं और पुलिस को ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लोगे। ये जो दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट को अगर बांग्लादेश से नहीं होता है तो हिंदुस्तान को कदम उठाना चाहिए वहां करने के लिए। इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास लेवरेज क्या क्या है। एक पानी का लेवरेज है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में 54 नदियां बहते हैं, ये सारे नदी बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र को इंक्लूड करके, ठीक है नहीं। सो इसके ऊपर आप लेवरेज कर सकते हो, जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी किया है। नंबर 2, इसी तरह गैंजेस का जो आता है फरक्का बैरेज, इसका भी आप लेवरेज कर सकते हैं। उसका है एग्रीमेंट उसके, लेकिन उसके एग्रीमेंट के बाद फिर भी हम उसका लेवरेज कर सकते हैं। इसी तरह पावर सप्लाई, मेजर शेयर ऑफ पावर जो हिंदुस्तान, कुछ नेपाल से, कुछ भूटान से, लेकिन हिंदुस्तान के जमीन के ऊपर ट्रांजिट करता है, इसके ऊपर कर सकते हैं। हिंदुस्तान इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश अभी भी आप देखेंगे, इसलिए उसको काबू में लेना आपके हाथ में बहुत कुछ पहुंचे। और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको वीजा चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही दंगा करते रहेंगे इसी तरह, इन्हीं के लोग यूनिस के खिलाफ जाएंगे। और ये अवामी लीग जो इंडिकेशन नहीं, अभी उन्होंने इतला कर दिया है, जमीन पे आने लगे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बंद होगा। ऐसा हालत में हिंदुस्तान को रेड लाइन खींचना चाहिए। रेड लाइन 3-4 पहलुओं से, नंबर 1 टाइम, नंबर 2 स्पेस। ये टाइम और स्पेस के अलावा एक तीसरा आ जाता है आपका ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, और चौथा आता है आपका नेशनल इमोशंस एंड सेंटिमेंट। ये नेशनल इमोशन एंड सेंटिमेंट, तब ये सबसे खतरनाक चीज होता है। ये नेशनल इमोशन और सेंटिमेंट जो है आज के दिन में काफी गंभीर हो चुका है, क्योंकि नेपाल में लोग जितने हिंदू भाई हैं, कल की खबर के मुताबिक वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश का जो लिंचिंग हुआ है। तो इस किस्म की जो माहौल है साउथ एशिया के लिए, ये एक सकारात्मक माहौल नहीं है। ये धीरे धीरे ये बहुत ही नकारात्मक रोड मैप पकड़ने वाला है, इसको काबू में लेना निहायत आवश्यक। और तीसरा ये है प्रोएक्टिवनेस। हिंदुस्तान को प्रोएक्टिवली, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चीफ साहब से बात तो किए है, लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक मिशन के जो स्टाफ है उनके ऊपर अटैक होना, मिशन साइट के ऊपर अटैक होना, ये नामंजूर है। एक्चुअली इन्हीं को यूनिस गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू गिव प्रोटेक्शन। इफ ही इज नॉट एबल टू गिव प्रोटेक्शन, दैट मींस ही इज टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल। तो ये जो चीजें हैं, चंद एक मुद्दों को मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा पब्लिसिटी बढ़ाना, कैलिब्रेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विश्व में लोगों को बताना निहायत जरूरी है, क्योंकि ये मसला दो पार्टनर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में मुझे नहीं लग रहा है ये सुलझने वाला है, क्योंकि अभी नए स्टेक होल्डर्स आ गए हैं। उसमें आपके जमायती ऑलरेडी थे पहले से, वो एक्टिवेट हो गए हैं। जो आपके कन्विक्ट्स थे 1971 के जेल से करीब 5000 के करीब, उनको छोड़ दिए हैं। जो हिंदुस्तान के ऊपर हमला किए हैं उनको भी आपने छोड़ दिया है। जो चित्तगोंग ट्रक पोर्ट के पास, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पिंटू, वो 10 ट्रक लोड हथियार लेके जा रहा था, किसको? उल्फा को देने के लिए, पकड़ा गया था, 26-27 साल तक जेल में रहा, उसको आपने छोड़ दिया है। तो आप इस किस्म की कन्विक्ट्स को छोड़ोगे तो फिर रह क्या गया फिर? तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर आएगा। अमेरिका तुलसी गबार्ड चाहे वो भाषण दे दे, इधर आके इसको रोक नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ, इसको करने वाला है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को ये हमारा बैकयार्ड है, हमें ही, और यूनुस को बोलना पड़ेगा इट इज स्टॉप दिस, इफ यू डोंट स्टॉप दिस डोंट ब्लेम अस। बांग्लादेश का जो शक्ल और नकल है पूरा बदल जाएगा। और ये धमकी नहीं होना चाहिए, ये असलियत में बांग्लादेश को इस बार कैप्चर करके, समय आ गया है हिंदुस्तान का 21st सेंचुरी में अपना डॉक्ट्रिन को बदलना चाहिए, बैकयार्ड को आपका बनाना चाहिए अपना एक हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये सोच विचार हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग के अंदर आना चाहिए, तब जाके देश की आप सुरक्षा और उसकी जो तरक्की की
भावनाओं को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। ये मेरा विचार है, गलत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं सोचता सर, हूँ बिल्कुल। मिलिट्री मैन आप कब तक सहते रहोगे? आप आके, आपको चला गया जमाना जब गाल पे थप्पड़ मारते थे, दूसरे गाल दिखाते थे, ठीक है नहीं? मैं बिल्कुल भी एक, सर, आज वो गांधी जी का जमाना, आज मोदी जी का जमाना है। गोली मारोगे तो गोले से जवाब मिलेगा। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदू, ये एक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक अटूट अंग होता था, जी, अनडिवाइडेड ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट पार्ट होता था ये। जब डिवीजन हुआ वो बात अलग है, लेकिन जी, उसके बाद जब फिर अलग से 1971 में फिर रिफॉर्म या लिबरेट किया गया, उसका कहानी अलग हो जाता है। कहां 21-22% हिंदूज थे वहां पे बांग्लादेश में। नाउ इट इज कमिंग डाउन टू 7.95 और 7.96। जी। अभी कल इंटरनेशनल कोई पॉडकास्ट या चैनल में कोई बता रहे थे, साहब हिंदुओं को आने देना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। नो, दैट इज ए रॉन्ग स्टेप। हिंदुओं को वही रहना चाहिए। दे मस्ट लर्न हाउ टू फाइट एंड डिफेंड देमसेल्फ। 1.13 करोड़ को लाके आप हिंदुस्तान में बसाओगे, यू वांट टू गिव देम शेल्टर, यू वांट टू टीच देम कि नो एक्शन इज द बेटर एक्शन, दे मस्ट लर्न हाउ टू फाइट इट आउट against the governance of Bangladesh. That's the best way to actually build your nation. They must be taught and they must be guided. You build your nation. If push comes to shove, there is no harm in taking different recourse for self-defense. बिल्कुल सर। और ये ज़ुल्म के खिलाफ कभी भी सर झुकाना जो होता है वो तो सबसे बड़ा ज़ुल्म होता है, और आपको उठानी है आवाज़। पाकिस्तान या बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में जैसे कि आपने सर कहा, कहीं पे भी कुछ होता है तो पूरे ही रीजन में हम रिपल इफेक्ट देखते हैं। और लगातार बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अब भारत को वाक़ई में कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत समय से साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह भारत देखता आ रहा है, लेकिन कुछ खास एक्शन लिए नहीं है, और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा ही सर उठाता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब इस पूरी स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि संकेत तो मिल रहे हैं कि बांग्लादेश को एक क्लियर मैसेज हमारे जो सेनाध्यक्ष है उनकी तरफ से चला गया है, और अब ये वहाँ पर मैसेज डिसेमिनेट किया जा रहा है कि आपको भारतीय संपत्ति को या फिर किसी भी भारतीय जो नागरिक है उसको कुछ भी नहीं कहना, नहीं तो भारत कुछ भी कर सकता है। तो मतलब ये है कि वार्निंग तो पहुँच गई, अब देखते हैं कि आगे और इस पूरी सिचुएशन पर क्या अपडेट्स मिलते हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। Thank you, नमस्कार, Anand. जय हिंद, जय भारत। Thank you. थैंक यू सो मच।